ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद अ न्यू चैप्टर विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। तो इसमें सबसे पहले हम एंगल मेजरमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ एंगल मेजरमेंट सिस्टम। जस्ट अ सेकेंड। एंगल मेजरमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हम बेसिक मैथ्स में देख चुके हैं वैसे ऑलरेडी, फिजिक्स जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी इसको ब्रॉडली देखते हैं कि एक डिग्री सिस्टम होता है और एक रेडियन सिस्टम होता है। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम में कनेक्शन पता कर लेते हैं कि 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। ठीक है, तो इसको और डेप्थ में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज जो डिग्री सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखो डिग्री। डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं? तो इमेजिन करो कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक राइट एंगल बोल रहा हूँ। सर हाँ नवीन, सर स्क्रीन नहीं है। एक सेकेंड। हाँ भाई, क्या इज इट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, डिग्री को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल है। ठीक है, उस राइट एंगल के अगर हमने 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो जो एक पार्ट होगा दैट विल बी 1 डिग्री। दीज आर 90 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट ऑफ देम विल बी 1 डिग्री। ठीक है, तो इसमें लिखो इफ वन राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts and each part is called 1 डिग्री। ठीक है, तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड वन पार्ट ऑफ दैट इज 1 डिग्री। ये वाला डायग्राम बना लेना यहाँ पे। यहाँ पे 90 पार्ट्स कर दिए हमने इसके। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर दें तो वो 1 मिनट कहलाता है। सो नेक्स्ट लिखो मिनट। ये समय वाले मेज़रमेंट वाले जैसे ही नाम है, मिनट जैसे समय में होता है वैसे ही नाम है ये, लेकिन ये अलग है ना। ये डिग्री का 160th पार्ट है मिनट। सो लिखो इसमें ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। इज कॉल्ड 1 मिनट। इसका सिंबल होता है वन के आगे ऐसे डैश बना देते हैं, दिस इज 1 मिनट। सो कैसे लिख सकते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मिनट को भी अगर 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए तो वो सेकेंड कहलाता है। तो लिखो नेक्स्ट सेकेंड। ईच मिनट। सर एक सेकंड वो वापस दिखा दीजिए, मैं हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, देखो कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे? मिनट से। नहीं सर, मैं माइक चालू कर रहा था तो हाँ, मैंने कट की बटन दबा दी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ? डिग्री वाला लिखना है मुझे। हाँ लिखो, डिग्री वाला लिखो। तो अब आ जाते हैं अपन सेकंड पे। सेकंड क्या बोलता है? ईच मिनट को अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो 1 सेकेंड आ जाएगा। सो ईच मिनट इज डिवाइडेड into 60 equal parts 60 equal parts
and each part is called 1 second. और सेकेंड का सिंबॉलिज्म होता है डबल डैश बना दो, ठीक है। कैसे लिखें? 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 20.5 डिग्री 20.5 डिग्रीज ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? 20 डिग्रीज एंड हाफ डिग्री, या 20 डिग्रीज को ऐसे लिख सकते हैं 20 डिग्रीज, और हाफ डिग्रीज को किस में लिख सकते हैं? 30 मिनट्स में लिख सकते हैं, 30 मिनट्स ऐसे लिख देंगे इसे। 20 डिग्रीज 30 मिनट्स, जो कि हाफ डिग्री में 30 मिनट्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने। तो ये तो हो गया अपना कैसा? डिग्री मेजरमेंट या सेक्साजेसिमल सिस्टम हो गया। अब सेकंड आ जाते हैं अपन, जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। सो सेकंड टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। रेडियन मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिग्रीज को रेडियन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स को। तो एक सर्कल बनाओ यहाँ पे जिसका रेडियस r है, और ये कुछ थीटा एंगल का आर्क कट कर रहा है, और अगर कोइंसिडेंटली ये जो आर्क लेंथ है ये भी r हो जाए, तो हम इस थीटा को डिस्क्राइब करते हैं 1 रेडियन, है ना। ये c जो बनाया है, दिस इज सिंबल ऑफ रेडियन, ठीक है। जनरली अगर ये सिंबल नहीं बनाए कहीं पे डिग्री भी नहीं लिखा है, कहीं पे रेडियन भी नहीं लिखा है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट रेडियन मानेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 30, तो अब ये डिग्री है या रेडियन? हम कहेंगे ये रेडियन है, ठीक है, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट्स रेडियंस होती है। तो इसमें लिखो एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू इट्स रेडियस at its center is called 1 radian, 1c, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 180 डिग्री। सर हाँ सर ये रेडियन वही है ना जो अभी अपन ने शायद पिछले के हाँ पिछले चैप्टर में पढ़े थे। हाँ, वही है ये बेसिक वो वन मैथ्स एट्टी में जो पाए फिजिक्स, हाँ 90 पाए। हाँ। तो ये 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये सी जो सिंबल है ये रेडियन का होता है, लेकिन ये हम बनाते नहीं हैं जनरली, या इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। और रेडियंस को जनरली ड्रॉप भी किया जा सकता है, तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे होता है डिग्री से रेडियन में? तो नेक्स्ट लिखो कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियंस। कि अगर हमारे पास 180 डिग्रीज है तो पाई रेडियंस के बराबर होगा, पाई रेडियंस है तो 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो फॉर अ गिवन एंगल, फॉर अ गिवन एंगल d is degree and c is radian, then
d बाय 180 इज इक्वल्स टू c बाय पाई। ये डिग्रीज है और ये रेडियंस है। ये हम इक्वेशन याद रख सकते हैं, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कॉमन सेंस से आ जाएगा। जैसे कोई बोले कि एक एंगल है ए दैट इज़ 75 डिग्रीज, तो इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। तो हमने क्या किया, डी की जगह लिख दिया 75, क्योंकि ये डिग्रीज में दिया हुआ है। 75 बाई 180 इज इक्वल्स टू सी बाय पाई। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू 75 रेडियंस। ठीक है, एक और एग्जांपल। अगर एक एंगल दिया हुआ है बी इज इक्वल्स टू 2 रेडियंस और डिग्रीज में निकालना है, तो अब रेडियंस की जगह 2 रख दो यहाँ पे। तो डी बाय 180 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई। तो यहाँ से सॉल्व करके डी आ जाएगा 360 बाय पाई डिग्रीज, इतने डिग्रीज हो जाएगा ये। तो ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा पाई के बारे में मैं तुम्हें नॉलेज दे देता हूँ, तो एक नोट करके लिखो। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये सब हम जानते हैं। इरेशनल मतलब कि नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद, है ना। सो पाई इज़ अ इरेशनल नंबर एंड इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट भी है ये। ठीक है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। पाई इज इक्वल टू 22/7, ये गलत है। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। क्यों बराबर नहीं होता? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर हो जाएगा। 22/7 तो रैशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर हो गया, तो ये तो गलत बात हो गई। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर है ना। ठीक है, ये तो हो गई पाई के बारे में चर्चा। अब एक और चर्चा करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। और नोट लिखो, नोट में ये फर्स्ट पॉइंट। जैसे 1/0 लिखा हुआ है, तो इसको इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे हम, है ना। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। यस सर। कहीं पे 1/इन्फिनिटी आ गया, तो इसको भी ज़ीरो नहीं लिखेंगे। 1/इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, है ना। लिमिटिंग वैल्यू के केस में हम बोल सकते हैं कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच हो रही हो, लेकिन अगर 1/x लिखा हो और बोले x को ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दें तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। सिमिलरली ऐसे लिखा हो 1/1/0, तो इसमें क्या ज़ीरो को ऊपर ले जा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे भी ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रैक्शन ही नॉट डिफाइंड है। तो 1/नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस इज ऑफ द टाइप 1/नॉट डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट डिफाइंड। इसमें ऐसा दिमाग नहीं लगाना है अपन को कि ज़ीरो ऊपर चला गया तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो अब मतलब कि ऐसे हम करते आ रहे थे बचपन से, A/B/C था, तो इसको AC/B लिख सकते थे, C को ऊपर ले जाके। ठीक है, ये तभी कर सकते थे जब C ज़ीरो नहीं हो, ये वाली चीज़ ज़ीरो ना हो तभी कर सकते थे ये। हाँ नवीन, कहाँ तक छूट गया? जी सर, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम्म। हो गया था, मैंने ठीक है, कर लिया था नोट। तो जैसे ऐसे लिखा हो कहीं पे A/B/C, तो इसको हम AC/B तभी लिख सकते हैं जब C ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ज़ीरो है, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते ज़ीरो ऐसे। ठीक है, तो जैसे अगर कोई पूछे तुमसे, तो अगर कोई पूछे कि बताओ tan 90 डिग्री क्या है, तो tan 90 डिग्री को लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड।
है ना, इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे उसे। वो तो जनरल परसेप्शन में अपन को एक समझ में आता है कि हाँ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो हम बोल देते हैं ऐसे इन्फिनिटी, लेकिन टेक्निकली वो गलत है। ठीक है। सिमिलरली कॉट 0 डिग्री, ये भी नॉट डिफाइंड। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये तो हो गया नोट नंबर 1। अब आ जाओ नोट नंबर 2 पे। अगर कहीं पर a/b इज इक्वल्स टू 0 लिखा हो, सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, न्यूमरेटर 0 होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ही 0 हो गए तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर उस एक्सप्रेशन को हमें कुछ डिफाइंड वैल्यू में लिखना है तो। ठीक है, तो जैसे अगर कोई तुमसे पूछे बताओ x-1 अपॉन x-2 इज इक्वल्स टू 0 है, इसके लिए सॉल्व करो, तो हम कहेंगे कि ये तभी 0 हो सकता है जब x की -1 की वैल्यू 0 हो जाए। x-1 शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी कि टेक्निकली क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 से x-1 इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई 1। और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 से क्या आया, x-2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x1 होना, केवल एक ही आंसर है इसका, x इक्वल्स टू 1। समझ में आ रही है बात। एक और, जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए, x² - 3x + 2 अपॉन x² - 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। x के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। तो अगर ये फ्रैक्शन समथिंग अपॉन समथिंग 0 के बराबर है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर ये 0 नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली चीज़ शुड बी इक्वल टू 0। सो इट इज़ x² - 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिटिंग लगाई तो ये आया अपने पास x - 2 x - 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की दो वैल्यूज़ आई यहाँ से 1 एंड 2। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x² - 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि x + 1 x - 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x शुड नॉट इक्वल्स टू -1 एंड 1। तो अब यहाँ पे 1 और 2 आ रहा था और यहाँ पे -1 और 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे। कौन सी वैल्यू होगी, केवल 2। तो फाइनल आंसर क्या है इसका, फॉर दिस इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड x इज इक्वल्स टू 2। इसका सॉल्यूशन 2 होना चाहिए। आई बात समझ में। ये भी चीज़ अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 1/(1/x-3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्व फॉर x करना है। तो इस एक्सप्रेशन में देखो, इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर 1 है, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 1/(x-3 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है। अगर कोई भी फ्रैक्शन a/b 0 के बराबर होना चाहिए तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं है, इसका मतलब कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल उछल रहा होगा कि इसको ऐसे लेके जा सकते हैं क्या ऊपर, तो उसको तभी ऐसे लेके जा सकते हैं जब x 3 ना हो, और ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 3। इसका मतलब x 3 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन बिकॉज न्यूमरेटर इज़ नॉट 0। तो ये बात आ गई हमारे सामने। ठीक है, एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा लिखा हो √(x²), तो हम उसको x नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि -5 भी सेटिस्फाई कर सकता है उसको। अगर x के -5 रखोगे
तो यहाँ पे -5 नहीं आएगा, यहाँ पे +5 आएगा। सो मॉड ऑफ रूट एक्स स्क्वायर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ये हमें याद रखना है ना। तो ये चीज़ पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कि एक्स तुम कुछ भी नेगेटिव रख दो यहाँ पे, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा और उसका अंडर रूट भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों ही साइड पॉजिटिव लिखी हुई है। तो एक्स लिख देंगे अपन तो गलत हो जाएगा, तो मॉड एक्स लिखना है, इसको याद रखना। अब आ जाओ तीसरे नोट पे। अच्छा, कोई जनरल इवन नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना इसे, इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम कोई जनरल इवन नंबर को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इंटू 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, है ना। वैसे नेगेटिव इवन और ऑड अपन बताते नहीं हैं, लेकिन नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे अगर अपन को सब इसी सीरीज में रिप्रेजेंट करना है तो। ठीक है, तो इवन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n, ना। n की जगह 1 रखोगे तो 2 आएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 4 आएगा, n की जगह 3 रखोगे तो 6 आएगा, n की जगह -1 रखोगे तो -2 आएगा, n की जगह -17 रखोगे तो -34 आएगा। तो ये सब जो भी आ रहे हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2n का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फिर आ जाते हैं कि ऑड के रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9, ऐसा। नेगेटिव में देखना है तो -1 -3 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसको हमें जैसे n मल्टीप्लाई किया था, उसके आगे एक इवन नंबर लगाया था। तो अब 2n अगर एक इवन नंबर है तो ऑड नंबर क्या होगा? उससे एक ज़्यादा या एक कम। ठीक है, तो अगर हम 2n-1 या 2n+1 से रिप्रेजेंट कर दें कोई भी नंबर को, तो सारे ऑड नंबर्स क्वांटिफाई हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे n=1 रखा, इस वाले को पकड़ना, इसको n=1 रखा, तो क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया 2 1 2 + 1 3। n=2 रखा तो क्या आया हमारे पास? 2 2 4 + 1 5। n=3 रखा तो 7। n=4 रखा तो 9 एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी रख दिया तो नेगेटिव में भी आ जाएंगे नंबर्स, कि n=-5 रख दिया तो -9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स आ गए। सिमिलरली इसमें भी आ सकते हैं कि n=1 रखते अगर यहाँ पे, तो 2 1 2 -1 तो 1 आ जाता। n=2 रखते तो क्या आ जाता? 2 2 4 -1 3 आ जाता। n=3 रखते, 3 3 2 3 6 -1 5 आ जाता। फिर n=4 रखते तो 4 8 -1 7 आ जाता, 9 आ जाता एंड सो ऑन। सो n हेयर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो कुल मिला के अगर इन दोनों पॉइंट्स को समराइज़ करें कि अगर हमें इवन नंबर रिप्रेजेंट करना है तो वो 2n के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऑड रिप्रेजेंट करना है तो 2n से एक आध कम या एक ज़्यादा, तो 2n+1 या 2n-1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ज़ीरो भी हो सकता है वो, है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, नोट कर लो इसको। तो अब ज़रा जनरल टर्म लिख के बताओ मुझे इस सीरीज़ की। 4 8 12 16 20 24, इसकी जनरल टर्म बताओ कि कैसे लिखें इसी की, किसी n नंबर के, n अननोन के टर्म्स में सारे नंबर्स रिप्रेजेंट हो जाए उस n सिंबॉलिज्म से। कैसे लिखें इसको बताओ अक्षत, नवींद्र बताओ। सर एक और बार बोल दीजिए, क्या बोल रहे
ये एक जनरल सीरीज तुम्हारे सामने है, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 24। इसको हमें n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है केवल एक अक्षर से, एक ही नंबर से। तो कैसे रिप्रेजेंट करें इन सारों को? जैसे ऊपर हमने इन सभी को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया था, 2, 4, 6, 8, इन सबको 2n से रिप्रेजेंट कर दिया था। इधर पे इन सबको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया था, 2n+1 से रिप्रेजेंट कर दिया था। वैसे ही इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करें? सोचो सोचो। 4n से भी कर सकते हैं। 4n से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 4n से ही करेंगे इसको, कि n की सर वैल्यू अगर, सबसे पहले यही आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद गलत होगा। अच्छा नहीं, ऐसा मत सोचा करो। तो n=1 रखेंगे तो 4 होगा, फिर 8, 2 रखेंगे तो 8 होगा, फिर 3 रखेंगे तो 12 होगा। जनरल सीरीज है ये, जस्ट, है ना। एपी में अपन पढ़ते थे कि ये इसकी जनरल टर्म है ना, nth टर्म लिख दी किसी भी एपी की। तो ऐसे अब अपन थोड़ा सा ब्रेन टीजर खेलते हैं कि तुम्हें बताना है कि कैसे रिप्रेजेंट करें इन सब सीरीज़ को। तो जैसे मैं कुछ सीरीज़ लिख रहा हूँ, उन्हें रिप्रेजेंट करना। 5, 10, 15, 20, इन सब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5n से, ठीक है। अगर 5n+1 आ जाए रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब कि इनमें एक एक बढ़ गया, यानी कि 6, 11, 17, नॉट 17, 16, 21 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर 5n+2 आ जाए, इसका मतलब कि 5n में एक एक बढ़ गया, तो 7, 12, 17, 22। 5n+3 आ जाए, 5n+3, तो इसमें तीन तीन बढ़ गया, 8, 13, 18, 23। 5n+4 आ जाए तो फिर बढ़ गया 4 से, तो 9, 14, 15 के 4 हो जाएगा 19 एंड 24। अच्छा, अब 5n+5 कर दिया जाए अगर, तो 5n+5, तो 5 5 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो अब देखो, ये वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ सेम हो गई है ना। ये दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसा हो रहा है ये? बहुत इजी है समझना, कि अगर इसको हमने जनरली 5n+5 से लिखा है, तो 5 कॉमन ले लो तो n+1। अगर n इंटीजर है तो n+1 भी इंटीजर होगा। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 5k, वेयर k इज इंटीजर। तो इसका मतलब ये 5n+5 से रिप्रेजेंट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब कि यही सीरीज़ बनेगी। तो अपन को ऐसे समझ लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि जैसे इन सभी नंबर्स में से किसी को भी, जैसे 11, 11 किस फॉर्म का नंबर है? 11 है 5n+1 के फॉर्म का। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। 17 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। 23 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 3 आएगा। 9 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये रिमाइंडर के तौर पे यूज़ होता है, कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करना है? जिससे n मल्टीप्लाइड है, तो रिमाइंडर 5 आएगा। मतलब रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसे को ऐसा देखा जाए कि 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, तो ये तो सेंसलेस क्वेश्चन है, सेंसलेस बात है, क्योंकि रिमाइंडर 5 मतलब एक और बार डिवाइड कर दो 5 से उसे। तो ये 5k+1, 5 रिमाइंडर आ रहा है अगर 5 से डिवाइड करने में, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो, कि कोई नंबर इस फॉर्म का दिया हुआ है 9n-3। तो अब यहाँ प्लस नहीं माइनस आ गया, इधर तो सब प्लस प्लस आ रहे थे। तो हम एक काम करते हैं, चलो इसको हम प्लस के फॉर्म में लिखते हैं कुछ। तो +9 कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 9n-3 +9। अब +9 किया तो -9 भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वाले -9 को इसमें मर्ज कर दो, सो दिस विल बी 9n-9, और -3 + 9 इज 6। तो ये कुछ 9n - 9 इज नथिंग बट 9k का फॉर्म, सो 9k + 6।
इसका मतलब कि अगर इस नंबर को कोई भी ऐसा नंबर जिसमें इस टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, दिस इज ऑफ द फॉर्म 9k + 6। तो k की वैल्यू 0 हो जाए तो दैट विल बी 6, k की वैल्यू 1 हो जाए तो दैट विल बी 15, k की वैल्यू 3 हो जाए तो दैट विल बी 2 हो जाए तो 2 9 18 24 एंड सो ऑन। तो मतलब ये अगर माइनस है, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि माइनस है तो हमें प्लस बनाना है। कैसे प्लस बनाए? -9 और +9 करके। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। इस फॉर्म का जनरल फार्मूला है 5n - 1। तो ये -1 है, हमें देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे इधर देख के हमारा मन चिल्ला रहा होगा कि रिमाइंडर -3 आएगा। अब -3 थोड़ी रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमें पॉजिटिव बनाना पड़ा वहाँ पे। तो इसको भी बनाते हैं अब, चलो 5n + 1 को। तो 5n + 1 को क्या लिख सकते हैं अपन? 5n - 1, सॉरी 5n - 1 है, 5n - 1 + 5 - 5, -5 से इधर एडजस्ट कर दिया तो ये हो गया 5n - 5 और -5 + 5 -1 + 5, so that will be +4। so this is of the form 5n - 5 को अपन लिख सकते हैं सम 5k + 4। इसका मतलब रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये किस टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रखेंगे k को तो 4 आएगा, 1 रखेंगे तो 9 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 14 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, फिर एक और देख लेते हैं। 7n + 12 इस फॉर्म का नंबर है। अब 7n + 12, 12 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता 7 डिवाइड करने पर। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 7 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता कोई भी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। 7n और 12 को तोड़ के लिख लेते हैं 7 + 5। ठीक है, अब ये 7n + 7 कैन बी रिटन एज 7k + 5। तो इसका मतलब अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। किस टाइप की सीरीज़ बनाएगा? जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 1 रखेंगे तो 12 आएगा, 2 रखेंगे तो 19 आएगा एंड सो ऑन। ऐसा काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 6n + 1 है, इसका मतलब है कि इस टाइप के नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से, इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 वी विल गेट रिमाइंडर 1। ठीक है, अगर 6n - 3 लिखा हुआ है तो अब ये माइनस है तो पहले तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा एक पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में। तो कैसे रीअरेंज करें? +6 - 6 जोड़ के। तो 6n - 6 -3 + 6। क्यों 6n - 6? फिर कुछ हो जाएगा 6k और यहाँ पे +3। अब ये हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 वी विल गेट रिमाइंडर एज 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 6n + 17, तो 6n + 17 लिखा हुआ है अगर, तो 17 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो हम नियरेस्ट जो भी इसको खपा दें वो लिख देते हैं। तो 6n + 12 + 5 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 6n + 12 इज़ ऑफ द फॉर्म समथिंग 6 का मल्टीपल, सो दैट विल बी 6k + 5। इसका मतलब इस नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? रिमाइंडर मिल रहा है 5, क्योंकि यहाँ 5 आया है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। एक पैटर्न बना तुम्हारे दिमाग में कि एक जनरल टर्म में अगर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो किसी उस चीज़ से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिलेगा ये अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसको अच्छे से। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर। नेक्स्ट लिखो 4th पॉइंट, सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें कुछ नोमेनक्लेचर बता देता हूँ जो तुम्हें ऑलरेडी पता है।
जैसे ये सर्कल है, इसको सर्कल बोलते हैं, ठीक है। हमने एक ऐसे दो रेडियस खींच दी कहीं पे, जिनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। तो दिस इज कॉल्ड, सबसे पहले तो सर्कल, दिस इज कॉल्ड, ये जो है, ये जो मैंने मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आर्क का, ए बी के ऊपर ऐसे चांद बना देते हैं, तो आर्क ए बी को रिप्रेजेंट कर देता है ये, ठीक है। ये ए से बी तक अगर एक लाइन जोड़ दी हमने, ये कहलाती है कॉर्ड, है ना। ए बी इज कॉर्ड, यहीं पे लिख देता हूँ कॉर्ड, अच्छे से लिखना, तो थोड़ा अच्छा दिखे नहीं भले ही, कोई बात नहीं, ऐसे अलग से लिख के ले दे देते हैं, ये कॉर्ड है, ठीक है। अब सेक्टर क्या होता है? सेक्टर, ये जो हमने स्लाइस काटा है इतना पूरा, दिस इज सेक्टर, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये भी सेक्टर होता है, सो दिस इज मेजर सेक्टर एंड दिस इज माइनर सेक्टर, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और अगर एक प्रॉपर्टी होती है कि हम इस पॉइंट से, ये सेंटर ओ है लेट से, इस पॉइंट से इस कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें अगर, तो ये दोनों बराबर लेंथ में कटते हैं, ये बात तुम्हें पता है ऑलरेडी। ये चीज़ रेडियस है, तो लेट से इसको आर मार्क कर देते हैं, और ये भी चीज़ रेडियस है। और ये जो एंगल है, ये इसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये थीटा बाय 2 होगा, और ये वाला एंगल भी थीटा बाय 2 होगा, ठीक है। तो इससे हम कुछ कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे आगे चल के, है ना, कि कॉर्ड की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं रेडियस के टर्म्स में, या इस मिड पॉइंट ओ एम, जो ये इनकी मीडियन है, इसकी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो क्या क्या लिखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फोकस करने के लिए, कि ए बी इज लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, एंड ए बी आर्क इज लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ना, दोनों में अंतर है, ए बी और ए बी के ऊपर ऐसे चांद लगा हुआ है, दोनों में अंतर है, इस बात पे मैं स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इनके फॉर्मूलेस पे। तो सबसे पहले आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होती है, फिर से बना लिया डायग्राम, कोई बात नहीं, जितने बार बनाएंगे डायग्राम उतना हमें अच्छे से याद होगा। तो ये थीटा, और ये वाली लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ है, रेडियस इसकी आर है, सो आर्क लेंथ ए बी इज रेडियस इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आर मतलब रेडियस, एंड थीटा इज दिस एंगल, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस थीटा इज इन रेडियंस, सो थीटा इज इन रेडियंस, डिग्रीज में मत रख देना, ठीक है। तो एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और एक सेक्टर कटा हुआ है जिसमें एंगल है माइनर वाला 60 डिग्री, तो बोल रहा है कि ए बी की आर्क लेंथ कितनी होगी। ए बी की आर्क लेंथ यहाँ पर होगी आर इंटू थीटा, सो 5 इंटू थीटा, अब थीटा डिग्रीज में नहीं रखना है, रेडियंस में रखना है, तो 60 डिग्रीज नथिंग बट 5/3 रेडियंस, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास 5 पाई/3 सेंटीमीटर्स, इतनी लेंथ हो जाएगी आर्क की। ऐसा नहीं करना है कि 5 इंटू 60 करके 300 सेंटीमीटर आंसर लिख दिया, दिस इज़ रॉन्ग, काट के लिख के वहाँ पे काट दो, डिग्रीज में रखना नहीं है, रेडियंस में रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब नेक्स्ट अपने सेकेंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, आर्क लेंथ। अब आ जाते हैं हम कॉर्ड लेंथ पे। कॉर्ड लेंथ, तो ये है हमारे पास सर्कल। ठीक है, ये इसका सेंटर, ये ओ, ये ए, ये बी। कॉर्ड लेंथ जिसके बारे में बात हो रही है वो ये है। रेडियस है सर्कल की आर, और थीटा एंगल है ये वाला। तो अब इस लेंथ को कैसे निकालें? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला जो है इसको हम बाइसेक्टर बोल देते हैं इसका। तो ये वाला एंगल कितना होगा, θ/2। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। थोड़ा जूम कर लिया ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। इस ट्राइंगल पे फोकस करो। वी आर इंटरेस्टेड इन ए बी, और ये क्या है, ये वाली चीज़, ये AB/2 है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हम इस θ/2 के एंगल की मदद से लिख सकते हैं काम। तो दिस इज़ R एंड दिस इज़ AB/2। सो मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन। तो साइन θ/2 कैन बी रिटन एज AB/2 अपॉन R। तो हमें क्या ए भी चाहिए, तो ठीक है, हमें ए भी मिल जाएगा यहाँ से। AB इज इक्वल्स टू 2R साइन θ/2। तो ये हो गया, वेयर θ/2 इज नथिंग बट जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो उसका आधा एंगल है ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड लेंथ 2R साइन θ/2। ठीक है, दिस इज द कॉर्ड लेंथ, नोट कर लो इसको। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, विच इज एरिया ऑफ द सेक्टर। तो थर्ड पॉइंट इज एरिया ऑफ द सेक्टर। तब एरिया कैसा किसका लिखना है हमें, सेक्टर का। तो पहले फिर से सर्कल बना लिया, और यहाँ पे हमने थीटा एंगल मार्क कर लिया। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। ठीक है, ये अपना पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अब इसको ऐसे सोचो, पूरा जो सर्कल था, पूरा जो सर्कल था वो कितने में था, 2 पाई में था, है ना। एक पूरा जो सर्कल होता है वो कितना एंगल सबटेंड करता है, वो 2 पाई सबटेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पाई सबटेंड एंगल में कितना एरिया हो रहा था, πr²। टोटल एरिया सर्कल का πr² हो रहा है, यानी कि 2 पाई एंगल में एरिया होता है πr², है ना। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस। तो हमें तो थीटा में चाहिए, तो एक यूनिट में कितना होगा, πr² अपॉन 2 पाई। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो थीटा में कितना होगा, थीटा ये वाला एंगल है, तो θ/2 पाई इंटू πr²। तो पाई से पाई कट गया, तो कितना बचा, ये हाफ थीटा इंटू r²। सो द एरिया इज, यहीं पे लिख देता हूँ, एरिया इज θ/2r²। ये हो गया सेक्टर का एरिया। ठीक है, और थीटा किस में रखना है, ऑफ कोर्स रेडियन में, है ना। ये सब रेडियंस में रखे थे हमने। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे सामने। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये एक और रेडियस है, ये वाला एंगल थीटा है,
और ये ए बी है, तो हम इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं अपन? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं किसी इस तरीके से, जूम इन कर लिया थोड़ा सा इसको, कि ये जो लेंथ है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप की, तो ये लेंथ, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है थीटा बाय 2, ये डिस्टेंस है आर। तो हम इस आर के टर्म्स में ये वाली डिस्टेंस बता सकते हैं, कितनी है ये? आर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज आर कॉस थीटा बाई 2, एंड विच इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल? बेस क्या है? बेस है ए बी, ठीक है। तो क्या लिखें? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस इज ए बी। ए बी क्या है? ए बी निकाला था ऊपर अभी अपन ने, ए बी निकाला था 2r साइन थीटा बाई 2, सो हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम, एम बोल देते हैं इसे, दैट इज हाइट, तो ओ एम। तो ए बी तो निकाला था ऊपर, हाफ, ये कैसे ना, हाफ 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और ओ एम क्या निकाला है अभी? आर कॉस थीटा बाई 2, आर कॉस थीटा बाई 2। तो दिस कैन बी रिटर्न एज, हाफ तो हाफ रहेगा, इसको लिखे रहने दो अभी, इससे 2 से 2 मत काटो, क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों मत काटो। और आर हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर, और फिर आएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है जो अपन ट्रिग्नोमेट्री में आगे चल के पढ़ने वाले हैं, वो फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है कि 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन 2a, ठीक है। ये फार्मूला होता है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, जिसको अभी हम आगे चल के पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस चीज़ को लिख देते हैं अपन, ये 2 साइन ए कॉस भी लिखा हुआ है, दैट विल बी 2 साइन, दैट विल बी साइन 2a, सो साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, सो दैट विल बी साइन थीटा, सो इट इज़ नथिंग बट हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। So this is the area of that triangle which we are talking about. So write it down. ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ, एरिया ऑफ दिस थिंग, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एम, ये डी। तो अगर हमसे बोला जाए इसका एरिया बताओ, ना ये ट्राइंगल नहीं है, सेक्टर नहीं है, ये कुछ और ही है, इसको लिख देते हैं अपन ए एम बी डी ए। सो ए एम बी डी ए, इसका एरिया बताना है। तो कैसे बताएं इसका एरिया? सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, है ना। सो दस एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था? एरिया ऑफ सेक्टर था हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया? हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो क्या लिख दें इसको? हाफ कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। नोट कर लो अच्छे से इसे। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। लेट ए एंड बी, let A and B are
2 points are 2 points on circle of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter, such that AB makes angle 30 degree at center if circle is cut along line AB. Then find area of a smaller portion. Then find area of smaller portion. ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं इसको कि क्या बोल रहा है ये सवाल हमसे। तो ये सवाल बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक सर्कल बना दो जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 2 पॉइंट्स ले लो उस पर ए और बी, सच दैट ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर। तो ये सेंटर है इसका, ए बी 30 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ सर्कल इज कट अलॉन्ग लाइन ए बी के अलॉन्ग सर्कल को काट दिया गया। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन। तो अब बड़ा वाला पोर्शन ये है, स्मॉलर वाला ये है, मतलब हमें ये वाले एरिया बताना है। तो कैसे बताएं इसको, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो लिखते हैं इसको, रिक्वायर्ड एरिया ये है इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का तो फॉर्मूला पता है हमें, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ही पता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। भूल जाए तो डेराइव कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। ये हमारे पास आंसर हो गया, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमेशा याद रखना है कि जो थीटा है ये रेडियन में रखना है ना, तो थीटा रेडियन में रखना है, तो थीटा इज π/6 क्योंकि 30 डिग्री है, तो रख देंगे यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर, थीटा इज π/6 माइनस साइन π/6, साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, दैट इज़ 1/2। तो ये आया हमारे पास हाफ आर स्क्वायर π-3/6 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 12 π-3। ये आंसर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आर की भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो 5 स्क्वायर अपॉन 12 इंटू π-3, 5 स्क्वायर इज 25, सो दिस इज नथिंग बट 25 25/12 π-3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। Who's that? ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है, अभी मैं बस बनाऊंगा और तुम्हारे समझ में आ जाएगा। जैसे इंटरनल एंगल उसके जो भी हैं, पॉलीगॉन्स के कुछ तो इंटरनल एंगल्स हो सकते हैं और कुछ एक्सटर्नल हो सकते हैं। जैसे ये जो मैंने मार्क किया यहाँ पे, ये इंटरनल एंगल है,
ये यहाँ पे जो मार्क किया मैंने ये एक्सटर्नल एंगल है, यहाँ ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल. सो these आर एक्सटर्नल एंगल्स एंड these आर इंटरनल एंगल्स. ये मतलब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगा, ये बस जन वही कॉमन नोटेशन पता होना चाहिए. तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं जिनका इंटरनल एंगल पाई डिग्री से कम हो, है ना, 180 डिग्री से कम हो. लेकिन कॉनकेव पॉलीगॉन ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल एंगल ज़्यादा हो जाए, जैसे कुछ ऐसा बन जाए पॉलीगॉन. तो ये देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, पाई डिग्री से ज़्यादा हो गया. सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन, ये बी ए बी सी डी, दिस इज concave polygon and this is convex polygon. तो वी आर इंटरेस्टेड इन कॉन्वेक्स पॉली, जो भी चर्चा कर रहे हैं हम, जो लिखने वाले हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के बारे में लिखने वाले हैं. ठीक है, तो पहला रिलेटेड पॉइंट है ना, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. और इसको ब्रैक ऐसे डब्बे में डाल के ऐसे बस बना दो कि हाँ ये हमने बस ऐसे ही बनाया है, बस समझने के लिए. तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स हैं वो होता है n-2 पाई के बराबर. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, sum of internal angles is equals to n-2 into pi, where n is number of vertices और number of sides. ठीक है, sum of internal angles कैसे लिखना है हमें, n-2 into pi. जैसे अगर 3 वर्टाइसेस हुए तो वो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा. सो n इज इक्वल्स टू 3, यानी कि पॉलीगॉन इज ट्राइंगल. ठीक है, तो ये बनाया हमने. कितना आंसर होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल इसमें, 180 होता है, देखते हैं आता है कि नहीं. n इज़ वॉट 3, तो 3-2 इंटू पाई, तो दैट इज़ पाई, दैट इज़ 180 डिग्री, यानी कि सही बात है. n इज इक्वल्स टू 3 करते हैं, सॉरी n इज इक्वल्स टू 4 करते हैं. 4 किया तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल बना अगर, उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, है ना. 360 डिग्री, तो ये होगा हमारे पास 4-2 इंटू पाई, तो दैट इज़ 2 पाई. 2 पाई इज़ नथिंग बट 360 डिग्री. तो यस, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी सही है. तो मतलब कितने ही के लिए अपन कर सकते हैं ये काम. ठीक है, उसके बाद एक टर्म होता है रेगुलर पॉलीगॉन. तो नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n साइड्स है उसकी. ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगॉन का ये मतलब होता है कि सभी साइड्स बराबर. रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑल साइड्स आर इक्वल and all angles are equal. All angles are equal. ठीक है, नहीं ऑल एंगल्स इक्वल कहना सही बात होगी क्या, हाँ सही होगी. रेगुलर अगर बोला जाए कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, दैट विल बी स्क्वायर. सो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो हम बनाते हैं चलो साइड n का रेगुलर पॉलीगॉन. तो लेट्स से ये साइड 1, ये वाला वर्टाइस 1 है, A1 बोल देते हैं इसे. ये वर्टाइस 2 है, इसको A2 बोल देते हैं. ये वर्टाइस 3 है, इसको A3 बोल देते हैं. ये वर्टाइस 4 है, इसको A4 बोल देते हैं. ये A5, और ऐसे चलते चलते एक यहाँ इसके सबसे लास्ट में आएगा AN. ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं. और इसके बाद बहुत सारे और होंगे जिनके बारे में हमें खबर नहीं था, ऐसे डॉट 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 बना रहे. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंक्लूजन, नंबर ऑफ साइड्स विल बी n. ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन, नंबर ऑफ वर्टाइसेस विल बी n. गिन लो, A1
A2 A3 ये वर्टाइजेस हैं, कितने होंगे, n तक जाना है तो गिन गिन के हम n तक पहुंच जाएंगे, तो n हो जाएंगे। नंबर ऑफ साइड्स का क्या मतलब, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो ये भी n होंगे। ठीक है, दोनों ही n होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन, ऑल इंटरनल एंगल्स विल बी इक्वल, ऑल इंटरनल angles will be equal, all sides will be equal. Fourth conclusion, all sides will be equal. Fifth conclusion, अब हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, किसी भी इंटरनल एंगल, सारे एंगल्स अगर बराबर हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको थीटा बोल देते हैं किसी भी इंटरनल एंगल को, सारे एंगल्स बराबर हैं तो सब थीटा 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 इंटरनल एंगल्स। और अभी हमने ऊपर क्या देखा कि किसी भी पॉलीगॉन के लिए सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल थीटास इज n-2 इंटू पाई। तो अब सम ऑफ ऑल थीटा कितना है, थीटा प्लस थीटा कितने बार, n बार, सो दिस इज n थीटा इज इक्वल्स टू n-2 इंटू पाई। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी n-2 बाय n इंटू पाई, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, एग्जाम्पल इफ वी हैव अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का क्या मतलब है कि ऐसे 6 साइड्स और 6 के 6 बराबर है, एंगल्स भी बराबर है। तो अगर हमें एक एंगल निकालना है तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितनी बार करना पड़ेगा, 6 टाइम्स। सो 6 थीटा इज इक्वल्स टू n-2 इंटू पाई। सो n-2 यानी कि 4 माइनस 6 - 2 यानी कि 4 पाई। यहाँ से थीटा आ जाएगा 4 पाई बाय 6 यानी कि 2 पाई बाय 3, यानी कि पाई की वैल्यू होती है 180, तो इतनी यानी कि 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री आ जाएगा यहाँ से रेगुलर हेक्सागन में। तो ये हमने क्या, फिफ्थ कंक्लूजन कर दिया। अब सिक्स कंक्लूजन पे आते हैं ज़रा। ठीक है, अब 6 पॉइंट को देखो, इसमें हमें क्या, लेंथ ऑफ वो निकालना है, क्या बोले उसे, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड बोलना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अभी डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में जाएगा कि लेट्स से ये हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ऐसे बहुत सारे साइड्स होंगे उसमें, इनफैक्ट n साइड्स होंगे। तो हमने कोई रैंडम 4-5 साइड्स बना लिए ताकि वो हमें एक उसका फिगरेटिव एहसास हो जाए। ठीक है, दिस इज लेट्स से A1, दिस इज A2, A3, A4, सेंटर इसका यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो ये वाली चीज़ को हमने बोल दिया R। तो ये भी R होगा सिमिट्री से क्योंकि बराबर है। ठीक है, अब लेट से अगर हम इस एंगल को, ये वाले एंगल को कंप्लीट, ये जो एंगल है इसको थीटा बोल रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, θ/2। ठीक है, और अगर कॉर्ड खींचेंगे हम ऐसी, कॉर्ड नहीं मतलब कॉर्ड से, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे हमें बोलना, क्योंकि सर्कल थोड़ी है, डिस्टेंस ऑफ साइड बोलना चाहिए। इसको करेक्ट करो, डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि ये तो साइड है। तो ठीक है, इसको लाइन खींच दी हमने, तो लेट्स से दिस इज पॉइंट M, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ, इसको O बोल दिया। ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, A/2, क्योंकि A1 A2 वॉज A, सो लेट्स से दिस इज A/2, क्योंकि पूरी साइड थी A, ये साइड A थी, ये भी A थी, सब A थी, तो ये आधी डिस्टेंस होगी A/2। नाउ फोकस ऑन द ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, या तो क्या लिखें यहाँ पे, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस
So tan angle of this, तो sin tan theta by 2 will be equals to this thing, इसको बोल देते हैं OM अपॉन a by 2, a by 2. तो OM क्या आ गया यहाँ से, OM आ गया a by 2 इंटू tan theta by 2. तो ये क्या मिल गया हमें, ये हमें साइड की डिस्टेंस मिल गई किसी भी सेंटर से, पॉलीगॉन के सेंटर से, है ना. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. ठीक है, तो ये तो हो गया अपना 6th का फर्स्ट पॉइंट. अच्छा, अगर कोई पूछे कि बताओ इस एंगल के टर्म्स में भी हमें अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, तो लिखते हैं ज़रा. नेक्स्ट डायग्राम फिर से यहीं इसी डायग्राम को मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ अच्छे से बना के. A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. यहाँ पे कहीं पे सेंटर आ गया, तो ये ज्वाइन कर दिया. ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ. सवाल के मुताबिक ये वाला एंगल है थीटा बाई 2. हम इस एंगल को अल्फ़ा बोल रहे हैं अभी, तो ये वाला आधा जो एंगल है वो क्या बनेगा, अल्फ़ा बाई 2. तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें अच्छे से, दिस इज़ a बाई 2, तो हम यहाँ से दिस अपॉन दिस, इसको tan अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं. तो tan अल्फ़ा बाई 2 विल बी a बाई 2 perpendicular upon base, and base is nothing but OM. So OM को हम इस तरफ ले गए, so OM is nothing but a बाई 2 1 अपॉन tan अल्फ़ा बाई 2. तो OM क्या हो गया हमारे पास, OM हो गया a बाई 2, tan को उल्टा करके लिख दिया अगर ऊपर साइड, तो दैट विल बी cot, सो cot अल्फ़ा बाई 2. ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो, ये OM को हमने इस फॉर्म में लिख लिया. व्हाट इज़ दिस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर to side of polygon, or distance to side of polygon, distance of center from the side. So distance of center from side. ठीक है, अब ज़रा सा गौर करने वाली बात है इसमें कि अगर हम पूरा पॉलीगॉन बनाते, ये एंड सो ऑन, इस वाले एंगल को अल्फ़ा बोला है, इसको भी अल्फ़ा बोला है, इसको भी अल्फ़ा बोला है, इसको सबको अल्फ़ा बोला है, तो इन सभी अल्फ़ों का सम कितना होता, इन सभी अल्फ़ों का सम होता पाई बाई 2 पाई, क्योंकि ये 360 डिग्री होता है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n कितने हैं सेक्टर से, ये 1 ये 2 ये 3, जितने साइड्स उतने सेक्टर्स, कितने साइड्स हैं, n साइड्स हैं, तो n इंटू अल्फ़ा इज़ नथिंग बट 2 पाई. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, 2 पाई बाय n. अब इस फॉर्मूले में हमें अल्फ़ा बाई 2 चाहिए, सो अल्फ़ा बाई 2 इज़ पाई बाय n. दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, अब अल्फ़ा तो पता नहीं हमें, तो नंबर ऑफ साइड्स पता होंगे, सो OM कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज a बाई 2 कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 की जगह लिख दिया हमने पाई बाय n, तो पाई बाई n. तो यहाँ से हमें OM पता लग जाएगा. ठीक है, तो ये इतना सेंस तुम्हें नहीं बन रहा होगा इन सब चीज़ों का, तुम्हें लग रहा होगा कि चल क्या रहा है, क्या क्यों लिख रहे हैं ये सब, तो अभी तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी. ये इनफैक्ट तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज की, ये जो एग्जॉस्टिव चीज़ें हैं जो दिमाग के ऊपर से निकल रही हैं, दिमाग के ऊपर से नहीं, सब सिस्टमेटिक है, बट हमें इनको सबको रिवाइज़ करके एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें सटीकता बनेगी. खुद से करोगे ना इसको, तो अभी बस नोट करते जाओ तेज़ी से, और ये साथ में रखते हो कि इनको प्रॉपरली लिखना है खुद से भी, अभी जस्ट क्लास होने के बाद. ठीक है, तो ये चीज़ लिख दी हमने. अच्छा, अब अगर हमने डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम द सेंटर निकाला है, तो डिस्टेंस ऑफ वर्टाइसेस फ्रॉम द सेंटर भी निकाल ही लेते हैं, इसने क्या बिगाड़ा है.
So next point, distance of a vertex, distance of a vertex from the center of polygon, from the center of polygon. तो वही से फिर से हमने बनाया n साइड्स का पॉलीगॉन बना दिया. इसमें सारे साइड्स तो नहीं, कुछ 2-3 मार्क कर दिए क्योंकि n कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं. तो ये लो, और इनका जो सेंटर है वो यहाँ पे है. तो हम वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स. इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है. ठीक है. अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, ऊपर वाली सिचुएशन में इसको अल्फ़ा बाई 2 मार्क किया. ठीक है. तो ये भी अल्फ़ा बाई 2 होगा. ये वाली डिस्टेंस कितनी है वो हमने निकाल चुके, उसका काम ख़त्म हो गया. हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? लेट्स से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, एंड सो ऑन. तो वी आर इंटरेस्टेड इन OA2. ये 90 डिग्री है. ये वाली चीज़ क्या है? A/2, क्योंकि साइड लेंथ पॉलीगॉन की A है ना. ये सब जो भी, आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, ये सब जो भी डिराइव कर रहे हैं हम रेगुलर हेक्सागोन के, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कर रहे हैं. तभी हम ये सब कंक्लूजन कर पाएंगे कि साइड बराबर है, ये A/2 है, ये परपेंडिकुलर है. रैंडम शेप का पॉलीगॉन हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो ये ट्राइंगल को कंसीडर करो. इस ट्राइंगल में अगर अपन साइन लिखें, साइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा. सो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज A/2 अपॉन दिस थिंग OA2. OA2, तो इस OA2 की ही तो हमें वैल्यू चाहिए. सो OA2 इज इक्वल्स टू A/2 साइन अल्फा बाई 2. नीचे आएगा तो ऊपर कोसेक A/2 आ जाएगा. दिस विल बी कोसेक A/2. ठीक है. कोसेक A/2 नहीं, कोसेक अल्फा बाई 2. अब ऊपर से अपन ने अल्फा बाई 2 की एक वैल्यू लिख ली थी n के टर्म्स में, दैट वाज पाई बाई n. सो दिस इज A/2 कोसेक पाई बाई n. दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टाइसिस. डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टाइसिस. इसको जनरली r से भी रिप्रेजेंट करते हैं. In spite of writing OA2, we could have written it small r also. ठीक है. तो इस पॉइंट को अपन रिकलेक्ट करते हैं कि अभी तक अपन ने क्या देखा एक पॉलीगॉन के लिए. सो रिकलेक्ट. ये एक जनरल रेगुलर पॉलीगॉन था. सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन हियर. ठीक है. तो ये वाली डिस्टेंस को हमने क्या बोला? यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस थी हमारी डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम द सेंटर, और वो आई थी A/2 cot pi by n. So this distance came out to be A/2 cot pi by n. और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, दिस इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर. और ये वाली क्या आई थी? A/2 cosec pi by n. ठीक है. तो भले ये फॉर्मूला हमें याद रखने में तकलीफ़ हो, और अगर तकलीफ़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तकलीफ़ हो तो हमें कम से कम इसका तरीका याद होना चाहिए कि हम इस तक कैसे पहुँचे थे, ताकि अगर हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाए तो हम वहाँ तक पहुँच जाए. और रेडीली पहुँचने के लिए हमें 1-2 बार इसको डिराइव करना पड़ेगा. इनफैक्ट ये तुम्हारा कुछ होमवर्क भी रहेगा इस जस्ट क्लास के बाद. ठीक है. फिर आ जाते हैं हम, कितने पॉइंट्स हो गए? 6th पॉइंट हो गए.
7 पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो 7 पॉइंट सेज कि अब हमको एरिया निकालना है पॉलीगॉन का। तो अब आ जाओ ज़रा सा, हमने वही पॉलीगॉन्स के वर्टाइसेस से डिस्टेंसेस मार्क कर दिए सेंटर से और बना दिया। ये पॉलीगॉन है A1 A2 A3 A4, है ना। इधर और भी बहुत सारे AN तक पहुंचेगा। तो एक सेक्टर या एक सेगमेंट का एरिया देखते हैं और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो किसी एक का एरिया देखने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए बेस और हाइट। हाइट तो आ चुकी है, हाइट क्या है, हाइट है a/2 cot pi by n. So this distance is a/2 cot pi by n. ठीक है, तो एरिया इसको a बोल देते हैं। तो ये एरिया की वैल्यू कितनी होगी, a1 बोल देते हैं इसको क्योंकि एक का एरिया। तो हाफ इंटू बेस, बेस इज नथिंग बट a, तो हाफ इंटू a एंड साइड इज a/2 cot pi by n. तो ये आया अपने पास a²/4 cot pi by n. तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन is equals to n times into area of one piece. So n into a²/4 cot pi by n. ये आंसर हो गया पूरे पॉलीगॉन का एरिया। 7th की हेडिंग ऐसे लिखो, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, फिर 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में बोल रही है कि एक्सटर्नल एंगल्स के बारे में चर्चा कर रही है। सो एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो वही हमने एक रैंडम पॉलीगॉन बनाया और फिर रेगुलर पॉलीगॉन है, सब रेगुलर पॉलीगॉन की चर्चा हो रही है। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, सब कुछ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाया हमने। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन। तो अब देखो यहाँ पे इंटरनल एंगल हम इसको थीटा बोल रहे हैं अगर, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल ये वाला होगा। थीटा प्लस ये मिलके क्या होना चाहिए, इसको बोल देते हैं फिलहाल के लिए बीटा। सो थीटा इज इंटरनल एंगल, दिस इज इंटरनल एंगल एंड दिस बीटा इज एक्सटर्नल एंगल, दिस बीटा इज एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो थीटा प्लस बीटा किसके बराबर है, थीटा प्लस बीटा 2 पाई के बराबर है। तो बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, तो ये एक्सटर्नल एंगल 2 पाई माइनस थीटा हो गया। एक ऐसे कितने एक्सटर्नल एंगल है, ये भी है, ये भी ऐसे, एनी एक्सटर्नल एंगल्स है। तो अगर कोई पूछे सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, so that would be n into बीटा। n तो n है, बीटा कितना आया 2 पाई माइनस थीटा, और ये क्या n इंटू 2 पाई माइनस एन थीटा। और ये एन थीटा क्या है, ये एन थीटा है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। और सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है n-2 इंटू पाई। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2n पाई माइनस, यहाँ पे लिख दिया ओवरऑल, इसको रिप्लेस करके इससे n-2 इंटू पाई। तो खोला ये, क्या कॉमन आएगा 2n पाई माइनस n पाई 2 पाई। तो ये आया हमारे पास 2n पाई माइनस n पाई इज n पाई, सो n पाई और फिर 2 पाई, तो n और 2 कॉमन आ जाएंगे, तो n प्लस 2 इंटू पाई।
तो ये सर रिजल्ट भी याद रख सकते हैं हम। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल्स टू n माइनस 2 पाई एंड सम ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू n प्लस 2 पाई, है ना। तो ये याद रख लेना है हमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज 9th पॉइंट। inscribed and circumscribed circle. Inscribed and circumscribed circle. In a regular polygon. तो इन या आउट, क्योंकि सबसे पहले तो इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड में डिफरेंस समझते हैं। इंस्क्राइब्ड मतलब कि अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब कि सर्कल ने सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है उसे। तो जैसे मैंने ये बनाया ऐसे कुछ, ये पॉलीगॉन को इसने सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है। सो दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और इंस्क्राइब मतलब कि पॉलीगॉन के अंदर। पहले सर्कल बना लेते हैं फिर पॉलीगॉन बनाएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं 4 ही हो, को और भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो दिस इज इंस्क्राइब्ड सर्कल। अच्छा, अदर वे राउंड इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है। और अदर वे राउंड इसको क्या बोल सकते हैं? सर्कमस्क्राइबिंग पॉलीगॉन। तो मतलब सर्कमस्क्राइबिंग और इनके शब्द पे जाओ, है ना। कौन अंदर कौन बाहर है ये बताइए, एडजेक्टिव बताता है कि इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है, इसका मतलब कि पॉलीगॉन अंदर है। सर्कमस्क्राइबिंग पॉलीगॉन है, इसका मतलब कि पॉलीगॉन बाहर है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहले सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल यानी कि कौन बाहर है? अपना सर्कल बाहर है। तो पहले सर्कल बना लेते हैं और फिर यहाँ पे पॉलीगॉन बनाना शुरू करते हैं। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ऐसे n साइड से मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा, और सेंटर से अगर अपन वर्टाइसेस जोड़ेंगे तो वो r होगा, यानी कि सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना पड़े हमें कि रेडियस ऑफ circumscribing circle is r, so that is nothing but distance of center from vertices, so that is nothing but r। और r की वैल्यू हम निकाल चुके थे पहले, वो क्या थी? a/2 cosec pi/n। तो ये लिख देंगे यहाँ पे, नोट करते जाओ। सेकंड, इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल के लिए हमने पहले सर्कल बना लिया, उसके बाहर हम बनाएंगे पॉलीगॉन, ऐसा कुछ। ठीक है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से जो हम खींचेंगे यहाँ पे, ये डिस्टेंस को लेट से r1 बोल देते हैं, मतलब कि रेडियस जो इंस्क्राइब सर्कल की है। और वो चीज़ क्या होगी? वो चीज़ होगी कि इस साइड के मिड पॉइंट, ये ए बी,
ये 100% मिड पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, टेंजेंट गुजरेगी तो ये मिड पॉइंट होगा ये। और वो हम प्रूव भी कर चुके हैं कि ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, तो वो सब प्रूफ भी हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आर मतलब डोंट वरी अबाउट द स्केलिंग ऑफ दिस, की स्केलिंग के मुताबिक ये और ये बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बराबर होंगे। सो R1 इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल inscribed in polygon OM, ठीक है, इज इक्वल्स टू OM। इसको O बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं। ये चीज़ हमने पहले ही निकाली थी, क्या थी वो, a/2 cot π/n। तो मतलब कुल मिला के वो जो ऊपर वाली चीज़ की थी हमने, वो इसलिए ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। 9 होगा, 10th पॉइंट, टोटल डायगोनल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, किसके डायगोनल्स, किसी भी जनरल पॉलीगॉन के लिए, ऑफ अ जनरल पॉलीगॉन, रेगुलर हो चाहे नहीं हो चलेगा यहाँ पे, क्योंकि जस्ट नंबर देख रहे हैं, उनकी लेंथ नहीं देख रहे डायगोनल्स की। तो इसको बहुत आसानी से ज़रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लेट्स से हमने A1 A2 A3 ऐसे वर्टाइसेस मार्क कर लिए और इनको जोड़ दिया, तो ये हमारा पॉलीगॉन तैयार हो गया। तो अब पॉलीगॉन तैयार हो गया अगर, और भी इधर n तक पहुँचेगा, तो अब डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं कि हम किसी एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस को जोड़ दें, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जोड़ दें, तो वो डायगोनल होता है। तो लेट्स से A1 के लिए डायगोनल क्या होंगे, A2 होगा, A2 नहीं होगा क्योंकि A2 तो साइड ही बन जाएगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, ऐसे ही AN वाला भी छूट जाएगा, है ना। इसका मतलब इस वाले के लिए तीन छोड़ के, 3 पॉइंट छोड़ के, 1 2 3, बाकी सब डायगोनल बनाएंगे। इसका मतलब n-3 डायगोनल्स होंगे एक के लिए। ऐसे कितने हैं, ऐसे 9 वर्टेक्स हैं, n वर्टेक्स हैं, तो n-3 इंटू n। अच्छा, अब ऐसा करने से हमने, ये जैसे ये इस पे फोकस करो, A3 वाला जब काउंट करेंगे, तो A3 वाले के लिए हम ये वाला काउंट कर लेंगे, ये वाला काउंट कर लेंगे, ये वाला काउंट कर लेंगे, तो ये डबल काउंट हो जाएगा। ऐसे जब A1 और A5 वाला काउंट करेंगे तो A5 डबल काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब डबल काउंट हो चुके हैं। डबल काउंट मतलब कि अगर हमें 10 गिनने थे तो हमने 20 गिन डाले, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ जनरल पॉलिनोमियल पॉलीगॉन, है ना, इतने डायगोनल्स होते हैं किसी भी पॉलीगॉन में, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आज का होमवर्क नोट करो। डेराइव, सबसे पहला, फर्स्ट तो रिवाइज, एंड सेकंड डेराइव आफ्टर रिवाइजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट्स, एक बार देख ले। ये फोर्थ पॉइंट, सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर से संबंधित सारे फॉर्मूलेस। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, कॉर्ड लेंथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूलेज इन्वॉल्विंग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, ये सब हमको याद रखने हैं।
कौन कौन से फॉर्मूले, ओ एम इज इक्वल्स टू a/2 tan θ/2, ये डेराइव करना है ना दिमाग लगा के, जैसे अभी मैंने दिमाग लगा के एक्सप्लेन की एक एक चीज़ की, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल, तो एकदम बहुत ही अंदर घुस के, ठीक है। और इसी चीज़ को हमने किससे बराबर कर दिया था, a/2 cot π/n, और इसी चीज़ को फाइनली रेडियस ऑफ सरकमस्क्राइब्ड रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल, इंस्क्राइब्ड सर्कल का बना दिया था, ठीक है। और साइड ओ ए के लिए, मतलब कि वो सेंटर से वर्टेक्स की दूरी आई थी अपनी a/2 cosec π/n, तो इनको प्रूफ करना है ना, लिखना है, रटना है अच्छे से, 2-3 बार लिख के देखो अगर नहीं हो पाए तो, ठीक है। ये होमवर्क है आज का बस, ठीक है। अभी ज़रा मुझे ये बात बताओ, अक्षत तुम्हारा होमवर्क कितना पेंडिंग है? हेलो अक्षत, कैन यू हियर मी? मैथ्स का, हाँ मैथ्स का। ठीक है, कंप्लीट करो, है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, अभी क्या नया चैप्टर शुरू हुआ है तो ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, और फिर तुम्हें क्वाड्रेटिक का वो टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो जल्द से जल्द उनको निपटाओ, पुराने काम जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि अभी थोड़ा सा कम कम होमवर्क मिलेगा इन टॉपिक्स का। दे दिया टेस्ट, कितने मार्क्स आए थे? 72 आए, ठीक है, गुड। चलो बढ़िया, बाय बाय।